लास्ट टाइम हमने शायद इनहेरिटेंस की बातें की थी, हमने और क्या बातें की थी, मॉडल क्लास की बातें की थी, और उम्मीद है कि आपने घर में कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस की होगी। अल्लाह करे। आज हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। एक हमने दिस कीवर्ड के ऊपर बात की थी। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें एक कीवर्ड, कांस्टेंट जो वर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, सुपर कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, और स्टैटिक कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म, और जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर, सुपर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। सॉरी, सुपर को भी छोड़ो, अभी बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। कभी किसी ने स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया प्रोग्रामिंग के अंदर? स्टैटिक तो क्या काम है उसका? मतलब अन्य भाई आज आपको मैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताता हूँ ये क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्तेमाल करना बड़े फ़ायदे इसके हैं। और आप लोग, एक विनती है आप लोगों से कि जब भी कोड किया करो, कम से कम आपको उसके एक एक लफ्ज़ का पता हो कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस काम कोड के अंदर, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। नहीं तो कोड करते जाओगे वही अन्य बात, और बाद में जब किसी का कोई इंटरव्यू हुआ या कुछ भी ऐसा होगा ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो आज हम शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से करते हैं शुरू, और ऐसा करते हैं कि ये मेरे पास ये दो चीज़ें बनी पड़ी हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को मैं अभी करता हूँ क्या, डिलीट, या एक नई फाइल बनाते हैं। किस नाम से? न्यू फाइल। उसका नाम करते हैं main.dart, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं जी, void main, और ये मैंने एक क्लास अब यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और उस क्लास का नाम रख देता हूँ मैं क्या, क्लास का नाम रख देता हूँ मैं मैं करता हूँ जी human.dart, ठीक है। और यहाँ पे क्लास लिख दिया क्या, ह्यूमन के नाम से, कंट्रोल के एस, ठीक हो गया जी। अब इस ह्यूमन क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट एज, बल्कि एच ह्यूमन एज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 45, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक और काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं वॉक के नाम से, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट ह्यूमन कैन वॉक, ठीक है जी। अब मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है मेन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वॉर एच इक्वल टू ह्यूमन, ये क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मुझे कॉल करवाना है एच डॉट ह्यूमन एज, तो मुझे यहाँ पे ह्यूमन एज यहाँ पे ऐसे कॉल करवाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, इसको हटा दो, ठीक है, अभी के लिए बस छोड़ो उसको, ये नॉन नलेबल है क्योंकि, तो अब इससे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे क्या करना है, एच डॉट ह्यूमन एज इक्वल टू 30 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ा, जब भी मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसकी तमाम वैल्यूज मेरे पास आ गई। नाउ व्हाट इज स्टैटिक? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ऐसी चीज जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते उसको स्टैटिक कर दो। मतलब अभी हमने क्लास का एज कॉल करवाई थी ना, तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा क्लास का, उसके बाद ह्यूमन एज कॉल हुई। तो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी मतलब क्लास एब्स्ट्रैक्ट, ये जो स्टैटिक होता है ये मेथड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। बस जैसे कि आप लोगों को मेरे पे यकीन नहीं, मुझे पता है, मैं कब करके दिखाता हूँ मैं। स्टैटिक, यहां पे इंट से पहले क्या लिख दो,
स्टैटिक। अब ये दे गया यहां पे एरर, स्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू एन इंस्टेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जल्दी से काम खत्म कर दिया जी। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, लेकिन देखना जरा, एक जादू देखना, यहां पे ह्यूमन लिखा, ह्यूमन डॉट ह्यूमन एज इक्वल टू 40। हर प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यही कंसेप्ट है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब क्यों ना हम एक काम करें, यहां पे ह्यूमन कैन वॉक हुज एंड एज इज $, ह्यूमन एज। अब मैं एक काम करता हूं, क्यों ना इस फंक्शन को भी स्टैटिक बना दिया जाए, ताकि ये भी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो सके, कोई भी कॉल कर सकता है। इसका मतलब ये है कहीं पे भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम कॉल, इसके आगे क्या लिख दें, स्टैटिक। अब कहां पे जाना है मुझे, मेन के अंदर, और यहां पे क्या लिख दूं, ह्यूमन डॉट वॉक आ गया, देखो पहले नहीं आया था अब आ गया। अब रन पे किया क्लिक, और अब क्या हो गया जी, ह्यूमन कैन वॉक एंड एज इज 40। बस यही कंसेप्ट है स्टैटिक का, कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप उसकी तमाम वैल्यूज, उसके वेरिएबल्स, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट। ये कंसेप्ट ओके हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं किस बारे में, तो सिर्फ लगी समझ। आगे पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं जी सुपर कीवर्ड। सुपर किस लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, अच्छा, मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी, ह्यूमन। एक नई क्लास बनाता हूं, यहीं पे बना लेता हूं, इतना कोई इशू तो नहीं ना है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं आप लोगों को वही प्रैक्टिस फॉलो करवाना चाहता हूं। यहां पे एक नई क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, एम्प्लॉय डॉट डॉट। ठीक है, क्लास का नाम लिखा एम्प्लॉय और ये कर दिया जी। ठीक है, यहां पे क्या लिखा, ये जो एम्प्लॉय क्लास है किससे एक्सटेंड हो जाए, ह्यूमन से। ठीक है, अब क्या एम्प्लॉय चल सकता है? चल सकता है, क्योंकि इंसान है, आखिर आप चल सकते हो, आखिर आप भी इंसान हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहां पे एक लिखते हैं इंट एम्प्लॉय एज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 30 कर देता हूं मैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन में आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूं, आप कोशिश करें कि इस तरह से वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया करें। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं और यहां पे लिख देते हैं जी वॉक। ठीक है, इसके अंदर बल्कि वॉक अभी छोड़ो, मैं करता हूं जी सैलरी। ठीक है, सैलरी डिफाइन कर दी। ठीक है जी, और अब क्या किया मैंने, सैलरी प्रिंट करवा दिया मैंने, सैलरी एम्प्लॉय सैलरी इज 10,000 whose and age is $employee age। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V की V, और यहां पे लिखा जी ह्यूमन एज इज $ह्यूमन एज। ये क्या आ गया जी, ये इसने कहा जी कि स्टैटिक वैल्यूज को मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द नेम ऑफ डिफाइनिंग टाइप। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक को हम इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिक था, तो या तो हमें करना पड़ेगा किस तरह से, ह्यूमन मतलब जिस तरह से हम लिखते होते हैं, किस तरह से, $ह्यूमन डॉट ह्यूमन एज। ठीक है, इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ एक आसानी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ क्या, एज, और ह्यूमन के अंदर भी क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एज। ठीक है, यहाँ पे भी हम एज ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, एज, और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, एज। ठीक है, अब आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, अब मुझे एक बात बताओ,
और बात ये बतानी है कि ह्यूमन के अंदर एज क्या, एज ये लिखी हुई है, इसकी एज मैं यहाँ मेंशन करता हूँ क्या, फॉर एग्जांपल 100 साल, ठीक है। ह्यूमन की एज कितनी है, 100 साल, और एम्प्लॉय की एज मैंने कितनी फिक्स कर दिया, 30। अब मुझे ये बताओ, आपने, आप पढ़े लिखे इंसान हो, ये जो ह्यूमन डॉट एज, इसको मैं करता हूँ स्टैटिक, हटा देता हूँ, इसका भी स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक हटा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसने कहा, सर वो एक्सटेंड नहीं ह्यूमन से कर सकता, दोनों का एज का सेम आ रहा है। फिर अगर आप एक्सटेंड है ह्यूमन खत्म कर दें, फिर दोनों का आ सकता है। कर दिया खत्म, एक्सटेंड है ह्यूमन खत्म करें। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पे ह्यूमन की एज भी आए और एम्प्लॉय, यही तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताना है मैंने, तो फिर हमें स्टैटिक करना पड़ेगा। एक तो ये वजह ना, एक हल ये है कि हम स्टैटिक कर दें, मतलब दोनों के अंदर एम्प्लॉय की एज भी है, नाम दोनों के अंदर वेरिएबल का नाम सेम है, ठीक है। हम ये चाहते हैं, समझ लग रही कि नहीं, नहीं लग रही, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ह्यूमन की एज, उसका उधर भी वेरिएबल सेम डिफाइन है और एम्प्लॉय के अंदर भी वेरिएबल का नाम सेम है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक प्रिंट के अंदर सैलरी एम्प्लॉय की एज आ जाए और दूसरे के अंदर कौन सी आ जाए, ह्यूमन की एज। तो उसके लिए, ऐसा करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होगा, सुपर का कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या काम करता है, पेरेंट की वैल्यूज को आपके पास लेके आ जाता है। पेरेंट की वैल्यूज अगर सेम नेम है तो पेरेंट की वैल्यूज को आपके पास लेके आए। जैसे कि मैं अब क्या करूंगा, यहां पे क्या लिख दूंगा, सुपर डॉट एज। अब ये कौन सी एज होगी जी, पेरेंट की एज। अब ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉय डॉट एज इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ह्यूमन डॉट एज। ये क्या कहता है, इज नॉट अ void override ऑफ ह्यूमन डॉट एज। अच्छा एक मिनट रुको जरा, ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया एज 30, ठीक है, इसमें तो कोई इतना रोला नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहा है, क्या ऐसा करें, एक मिनट, मैं इसको मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कौन सा, वॉर ई इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है, और यहां पे ई डॉट वॉक किया तो क्या हो गया जी, एम्प्लॉय के अंदर से, और ई डॉट वॉक कर दिया, ई डॉट एज कर दिया मैंने 50, एंड अब अगर F5 प्रेस किया तो क्या रिजल्ट आएगा। पहले हम सुपर कीवर्ड को समझ लें कि क्या जाता है। उसने कहा जी ह्यूमन कैन वॉक एंड एज इज 50। क्यों इसने हमें, सॉरी हमें सैलरी मेंशन करना था, ये हम तो भूल गए, हमें यहाँ पे मेंशन करना है सैलरी। F5 पे प्रेस किया और ये क्या रिजल्ट दिया इसने हमें, यस ह्यूमन एज इज 100। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय के अंदर हमने डायरेक्ट सुपर के कीवर्ड के साथ उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करवा लिया, ठीक है। अब ये मुझे देखना है कि यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 50 यहाँ अच्छा ले रहा है, तो पहले इनकी थोड़ा सा, अच्छा पहले शायद वो रोला होगा, क्वेश्चन मार्क अब भी ना लगाओ, कोई इशू नहीं, क्योंकि अब हमने डाटा वैल्यू फिक्स कर दिया। हाँ ये एज अ ओवरराइड से कंसिडर कर रहा है, एट द रेट ओवरराइड, हाँ ठीक हो गया, नाइस, ये भी ठीक है। अच्छा खैर मैं आपको बताता हूँ इसको, ठीक है। सो आपको इतनी समझ लगी कि सुपर क्या काम करता है, कि पेरेंट की वैल्यूज़ को आपने अगर एक्सेस करना है, अगर आपने एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट ही चाइल्ड के अंदर पेरेंट की तमाम वैल्यूज़ को आप सुपर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ना ये वॉक लिखा हुआ ना, ये वॉक, मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं यहां पे लिख दूं सुपर डॉट वॉक। ये क्या कहता है जी, एक्सपेक्टेड अ क्लास मेंबर,
एक मिनट, नहीं क्लास के अंदर ही है। यहाँ पे मैं एक और अगर प्रिंट कराऊँ ना, प्रिंट सुपर डॉट वॉक, ठीक है। तो बस सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज़ को ये सही था, 2 नंबर ये हमारे साथ होती है। रन पे किया क्लिक, सुपर का कीवर्ड, ह्यूमन कैन वॉक एंड एज इज 50 एंड नल क्यों आया हमारे पास, क्योंकि इस सैलरी के अंदर इसने सुपर डॉट वॉक की वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं किया इसको। ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे क्यों लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है। सर एक बात पूछूं, ये जो इधर हमने लिखा है सुपर डॉट एज, वो मतलब हमने पेरेंट का इधर चाइल्ड में लिखा है ना, तो जब पेरेंट का चाइल्ड में लिखेंगे तब सुपर यूज करेंगे, चाइल्ड का नहीं। चाइल्ड को पेरेंट में कॉल नहीं कर सकते, पेरेंट की वैल्यूज़ को चाइल्ड में, क्योंकि सुपर का काम ये है कि सुपर कीवर्ड है, ये पेरेंट की तमाम वैल्यूज़ को चाइल्ड के अंदर डायरेक्ट इनहेरिट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट्स इट, ठीक है। इसका आगे हमने इस्तेमाल करना है कई जगहों पर। जो पहले हम बनाए वो होगी पेरेंट, जिसको हम स्टडी करेंगे वो क्या। एक्चुअली कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, सुपर कीवर्ड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया खुद से। जब भी क्लास बनाता हूँ तो वो खुद ही सुपर कीवर्ड बना देता है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा ना बहुत कोई डीपली जाके इसका नहीं पता, बट इतना ओवरव्यू पता है मुझे कि यार पेरेंट की इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्ट सुपर के कीवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकली टर्म्स में मैंने इसको कहीं खुद से नहीं लिखा, वो ये खुद ही जनरेट करके दे देता है मुझे डार्ट, तो इसीलिए शायद कई जगहों पे मिस भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया मैंने। आगे चलते हैं और आगे कौन सा पढ़ना है हमने, कीवर्ड कॉन्स्ट एंड फाइनल। व्हाट इज कॉन्स्ट? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू एक फिक्स हो जाए, मतलब चेंज ना हो। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है? कोई कांस्टेंट वैल्यू एग्जांपल बताओ जल्दी से। जैसे मेरा नाम, तुम्हारा तो और भी बहुत से लोग नाम पुकारते होंगे, पुट्ठे नाम। फिक्स है जो पेपर पे लिखा है वो चेंज। अच्छा चेंज कर, मैं देख लूँगा, चेंज कर देना, कोई इशू नहीं था, मैक्सिमम फेल ही हो जाओगे ना। सर जैसे एज के आगे 50 वो इनिशियलाइज करवा दिया है, तो मैं बाद में अगर ऐसा कर दूं, एज इक्वल टू 70 कर दूं, तो 60 कर दूं, तो मेन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं और यहां पे लिखता हूं क्या, इंट एज इक्वल टू 50, एज को छोड़ो मैं करता हूं ए इक्वल टू 50। अब अगर ए इक्वल टू दोबारा 60 कर दूं और अब मैं प्रिंट करवाऊं ए, तो क्या रिजल्ट आएगा ए का? नया वैल्यू। तो कॉन्स्ट, आप बताओ कॉन्स्ट बेटा क्या होता है? जो जिसकी वैल्यू चाहिए, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट ही है। 50 कांस्टेंट है, 50 को 50 तो अगर हम ऊपर वैल्यू दे बाद में अगर चेंज करके दें हाँ। वो तो प्रिंट करा देगा। सर 50 कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, 50 तो 50 रहना है, चेंज नहीं होना। नहीं सर, और concept। ए नहीं चेंज हो रहा, 50 और 60 वो वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा एक काम करते हैं, इधर देखो कॉन्स्ट, यहां पे क्या लगाता हूं मैं, कॉन्स्ट। अब क्या एरर क्या आ रहा है? एरर पढ़ो सबसे पहले। अब वो 60 नहीं हो सकता है। अब हम उसकी उसने कहा जी कि अगर आपने किसी वर्ड के साथ कॉन्स्ट लगा दिया है तो आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर 6.10 की पावर 23 ना। हाँ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? स्ट्रेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। हाँ, ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो ऐसी चीजें जिनको आपको लग रहा हो कि इसको मैंने चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी, यही रहनी है, उसके आगे पहले क्या लगा देना है? कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट जो होता है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है।
कि इस टाइम पे हम जो लिखते जा रहे हैं ये कंपाइल साथ साथ होता जाता है ना, वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जो फ़र्क होता है, तो ये साथ साथ कंपाइल होती जा रही वैल्यूज़ और स्टोर होती जा रही मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आप नहीं बदल सकते, कॉन्स्ट इसके साथ कॉन्स्ट लगा दिया, उसकी वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकते। सेकंड एक वर्ड होता है कौन सा, फाइनल। फाइनल एक कीवर्ड होता है। अब मैं यहां पे लगा देता हूं क्या, फाइनल, ठीक है। यहां पे भी क्या आ रहा है, कि अब ये फाइनल वेरिएबल एक है ऑलरेडी सेट वन, मतलब ये भी एक दफा ही वैल्यूज तो क्या फर्क है फिर इसमें, फाइनल हो गई कि ये तो फिर कॉन्स्ट इसकी कॉन्स्ट भी तो फाइनल ही हुई सी, वो कड़ा कोई जो मिड रहते थे जब उस तो बाद फाइनल होने थे, बताओ। सर कांस्टेंट ये कब चेंज ही ना, और फाइनल ये कि चेंज हो के ये रन टाइम देखो जरा, एक मिनट, अगर ऐलान कर दिया जाए कि वर्ल्ड कप होने से पहले ही कि पाकिस्तान नहीं जीतना है इस बारी, तो वो कांस्टेंट हो गया, मतलब पता है कि पाकिस्तान जीतना है, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। सेकंड फाइनल हो रहा है, उसके बाद जाके डिसाइड हो रहा है कि कौन जीत रहा है। रन टाइम पे खेल के बताया जा रहा है कि ये जीत रहा है या ये जीतेगा या ये जीत गया है। अब वो फाइनल हो गया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल, जब तक नया T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा तब तक वो वैल्यू फाइनल हो चुकी है कि पाकिस्तान इज अ विनर, ठीक है, और वो वैल्यू फाइनल हो चुकी है। कांस्टेंट तो ये है ना कि सारी जिंदगी जब तक पाकिस्तान, जब तक मतलब मैच होते रहेंगे, जब तक दुनिया कायम है, पाकिस्तान ही विनर है या इंडिया विनर है या कराची विनर है या जो भी विनर है PSL में, ये तो कन्फर्म है ना। जिस तरह PSL में लाहौर ने कभी जीतना ही नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से अब लगी समझ के नहीं, मतलब ये कि ऐसी वैल्यूज जिनको आपको पता है कि ये हार्ड कोडेड रहनी ही रहनी है, उसमें क्या करते हैं आप, कांस्टेंट करते हैं। जिसमें आपको लग रहा है कि भाई एक दफा डाटा आ गया, फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो है बहुत खूबसूरत एग्जांपल, आप लोग जब लॉगिन होते हो अपना यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, बाद में एक ऑप्शन क्या आता है, चेंज पासवर्ड, वो इज द एग्जांपल ऑफ फाइनल, ठीक है। आपने अपना यूजर नेम चेंज कर लिया, अपना मतलब नाम चेंज कर लिया, प्रोफाइल नेम चेंज कर लिया, अब वो, लेकिन जो ईमेल आईडी है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ईमेल आईडी इज द कांस्टेंट, वो एक दफा जो लिख दिया है वो तो पक्की सेव होगी ना। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं, लेकिन बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने के बाद जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक वो फाइनल ही रहेंगे। तो उसके मतलब थोड़ा सा फर्क इसमें से आपको दिख गया, ठीक है ना। ऐसी तमाम वैल्यूज जो कि इंटरनेट से लेके डाटा लेके आना है आपने, या इंटरनेट पे भेजना है, वो तमाम क्या होती हैं, फाइनल वैल्यूज होती हैं कि एक दफा डाटा आ गया वही शो होना है, दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी तब तक नहीं होगी। हाँ, मतलब आप चेंज तो, हाँ वैसे सिंपल में भी तो है, जब तक हम वो वैल्यू चेंज ना करें। आप पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14 लिख दो, बनाई हो वो जब मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब जिसको आप कहते हो कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे जो एज है मेरे कोड के अंदर एज 25 ही रहे, 25 से बड़े ना कम हो। अब ये भी मैंने अपना कुछ रूल डिफाइन कर दिया ना, अब उसको मैं बेहतर है कि बार बार वो मुझे पता है कि यार ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी, तो मैं गलती से कहीं ओवरराइड ना कर दूं या उस पर कोई और वैल्यू लिख दूं, तो क्यों ना मैं उसको कॉन्स्ट ही कर दूं। तो ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को कॉन्स्ट करना है, किसको नहीं करना। लगी समझ के नहीं। मैं इसके ऊपर ना कुछ मैंने डाटा इसके ऊपर रखा हुआ था, मैं आपसे वो शेयर भी कर देता हूँ और आपको पढ़ा भी देता हूँ, ये मुझे कुछ अच्छा लगा। अब ये मैं कैसे आपको पढ़ाऊँ, Ctrl+C, क्यों ना मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ा दूँ मैं। ये मुझे कुछ किधर गया, इसको क्या हो गया, ये मुझे कुछ डेफिनेशन ये अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। इफ द वैल्यू यू हैव इज, नहीं ये एक्चुअली में ये ऐसा कंसेप्ट है जिस पे आप किसी भी इंटरव्यू में जाके फंस जाते हो
किसी भी आप MCQs की ऐप बना रहे हो या MCQs मतलब कहीं दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो इस तरह का, तो आपको ये पता है क्या सवाल पूछेंगे, अगर डार्ट का दे रहे हो आपसे पूछेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है। हर लैंग्वेज के अंदर ये कंसेप्ट तो है ही हैं, कॉन्स्ट भी हर के अंदर है, फाइनल भी हर के अंदर है। तो ये वो सवाल है जिस पे लोग फंसाते हैं, मतलब इंटरव्यूवर्स को जो इंटरव्यू दे रहा होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वक्त, वैसे ही छोटा सा कंसेप्ट ही है, आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसी ने करके नहीं पूछनी, और वैसे भी आप ना भी इसको इस्तेमाल करो तो सारी चीज़ को वार ही कर दो तब भी चल जाएगा, लेकिन वो एक टेक्निकली टर्म्स में आपको पता होना चाहिए। सो इसके ऊपर ज़रा अपनी बावाज़ बुलंद ज़रा हाथ हिला के। If the value you have is computed at runtime, new date time dot now, for example, you cannot use a const for it. However, if the value is known at compile time, constant a equal to 1, आपको पता है कि compile time पे यही रहना जब आप compile कर रहे हो कोड को, then you should use constant over final. ठीक है, जब आपको पता है कि एक दफ़ा मैंने जो डेट ले ली है, अब यही डेट मैंने इसी के ऊपर इस्तेमाल करना है, तो फिर आप उसको क्या करो, फाइनल रखो। लेकिन अगर आपको पता हो कि मैंने यही डेट रखनी है, डेट 24 अगस्त, जैसे आप लोगों को बर्थडे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन आपकी आईडी कार्ड पे और लिखी हुई है, आपके वैसे और है, तो वो क्या, वो तो कांस्टेंट ही ना है। ओके, देयर आर टू अदर लार्ज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड फाइनल। दो बड़े डिफरेंस कौन कौन से हैं? फर्स्टली, इफ यू आर यूजिंग कांस्ट, वी हैव टू डिक्लेयर इट एज अ स्टैटिक कांस्ट रादर देन जस्ट कांस्ट। जब आप, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि जब आप किसी चीज को कांस्टेंट बनाने जा रहे हो तो साथ में आपने स्टैटिक भी लिखना है, साथ में कांस्ट भी लिखना है, रादर देन सिंपली कांस्ट। लगी समझ? आप भी एंड्रॉयड के अंदर ऐसे ही करते हो, स्टैटिक कांस्ट, ठीक है? नहीं? Secondly, if you have a const collection, everything inside of that is const. If you have a final collection, everything inside of that is not final. कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा आपको कि अगर मैं एक कलेक्शन बनाता हूँ, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल डी डाटा इक्वल टू, मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, और अब मैं इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लिख दिया, मुझे डाटा के वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत या वो भी नहीं पड़ी। मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे क्या, डाटा, और रन पे करता हूँ क्लिक, क्या रिजल्ट आएगा, इसका मेरे पास 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा लिखता हूँ इसी को और यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एफ डाटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल एफ डाटा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि डाटे के अंदर मैं अगर कुछ ऐड करना चाहूँ, डाटा डॉट ऐड में करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल 6, प्रिंट करता हूँ F5, कैन नॉट टू एन अनमोडिफाइएबल लिस्ट। इसके अंदर आप डाटा ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया है, ऐसे ही ना। अब एक काम करते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, फाइनल। अब चला के देखते हैं कितने लोग कहेंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सॉरी, ओके जी, तो क्या हम बात कर रहे थे? अब आपके सामने है मंजर सारा कि फाइनल के अंदर आप वैल्यू तो ऐड कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट में वैल्यू भी ऐड नहीं कर सकते। अब फाइनल का फ़ायदा क्या है? बहुत पैसा साल के 25 करोड़ का आपने सुना, मेरा चेकबुक यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो फाइनल, अच्छा हाँ, आप चेकबुक ना रखें, आप बस मेरा लैपटॉप ठीक करवा के दे दें। अब तो बिल्कुल नहीं, आपका लेवल इतना लो गिर गया है। अच्छा, अब फाइनल के ऊपर बात करते हैं। फाइनल शुड बी यूज्ड ओवर कॉस्ट।
इफ यू डोंट नाउ द वैल्यू एट कंपाइल टाइम, अगर आपको वैल्यू का नहीं पता कंपाइल टाइम पे लिखते समय कि यार पता नहीं क्या वैल्यू इसमें आ सकती है, तो जब वैल्यू आ जाए तब उसको कांस्टेंट कर दो। नहीं समझ लगी? मतलब कि एक दफा जैसे आपको नहीं पता कि इसमें क्या वैल्यूज आ सकती है, आपने जो नाम लिखा अपना और जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, अब यूजर को तो नहीं पता, मतलब जो भी मतलब जिसने सेट किया हुआ है डेटाबेस बनाई हुई है उसको तो नहीं पता क्या वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक दफा आ गई ना उसको उसने फाइनल कर दिया, मतलब उसको उसने कांस्टेंट कर दिया। मतलब कांस्टेंट और फाइनल के दरमियान में फर्क यह है कि कांस्टेंट कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट है, शुरू में बता दिया कि ये कांस्टेंट है, ये बदलना नहीं है। जब फाइनल कर देंगे तो वो रन टाइम पे कांस्टेंट है कि लिखने के बाद आपने फाइनल किया है। वैल्यू कहां से ली? रन टाइम पे ली, कि जब आप डाटा शो करवा रहे हो, तो जब यूजर से वैल्यू ले रहे हो तब आपने फाइनल कर दिया कि अब ये बदलेगी नहीं, अब ये कांस्टेंट है। दोबारा फिर चलाया, दोबारा फिर नई वैल्यू ऐड कर दी, वो है रन टाइम पे कांस्टेंट। जिस तरह आपकी गेम का क्या इधर मेरा चेक पर हाँ चेकमेट कर दे वैसे। If you don't know the value at compile time, it will be calculated, grabbed at run time. If you want an HTTP request, HTTP कौन सी होती है? जब आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होते हो तो आपके पास कोई वैल्यू डाटा आ गया, तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप नई वैल्यू सर्च नहीं करोगे। वो कौन सा बार बार बदलता रहता है, तो इसीलिए so that if you want to get something from a database, आगे पढ़ो, if you want to get something from a database और if you want to read from a local file, use final। अगर आपने कहीं से डाटा रीड करवा रहे हो HTTP से या लोकल फाइल से, तब आप क्या करो? फाइनल कर दो। एनीथिंग दैट इज नॉट नाउन एट कंपाइल टाइम शुड बी फाइनल ओवर कांस्टेंट। ऐसी तमाम वैल्यूज जिनका आपको कंपाइल टाइम पे लिखते समय वे पता ना हो कि क्या वैल्यू इसमें आनी है, वहां क्या इस्तेमाल करो? फाइनल। ये रट्टा मार लो अब इस बात को। विद ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, बोथ कांस्टेंट एंड फाइनल कैन नॉट बी रीअसाइंड but field in the final object as long as they are not constant final themselves can be reassigned unlike constant। अब मैं आपको जो प्रैक्टिकली आपने क्या करना है फ्यूचर में वो आपको बता रहा हूं मैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग नेम, ठीक है जी। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल यहां पे ये भी कर दिया। अब आपको नहीं पता कि यूजर ने क्या एंटर करना है, ठीक है, नहीं ना पता आपको, तो क्या करो? यहां पे साथ में क्या लगा दो? फाइनल लगा दो। सिर्फ कहने का मतलब ये, बस ये कहने का मतलब फाइनल यहां पर इस्तेमाल होना है कि हर वो चीज जो कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है उसको क्या करते जाना है आज के बाद? फाइनल। बस लगी समझ लॉजिक की? ये एक अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि डाटा जो भी डेटाबेस में जा रहा है वो चेंज नहीं हो सकता। पता है कि इस खास यूजर के अगेंस्ट ये वैल्यूज फाइनल हो चुकी हैं, इस खास यूजर के अगेंस्ट ये वैल्यूज फाइनल हो चुकी हैं। अगर किसी ने मतलब यूजर से जो वैल्यू लेनी है वो चेंज ना हो, इसका मतलब है ना, अगर हमने ली मतलब उसने 6 दी और वो चल पड़ा, उसके बाद जब हम दोबारा रन करेंगे तो वो दोबारा 6 ही देगा, दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब रहेगा तो 6 ही अनटिल आप जब तक उसमें से नई डाटा ऐड ना करो। फिर अगर मतलब ये अच्छा बात सुनो, सारा छोड़ो, इतने तुसी वॉर लिख दो, मतलब इतने नाम लिखो, कुछ भी ना लिखो, काम तो फिर भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको मैं एक अच्छी एग्जांपल बता रहा हूँ, एक अच्छी अप्रोच बता रहा हूँ। जो भी डाटा जो आपने इंटरनेट से लेके आना है उस सारे डाटा को आपने फाइनली रखना है। जिस तरह गूगल से एक दफ़ा रिक्वेस्ट आ जाती है, आपने वहाँ पे लिखा चन्ना मेरिया सॉन्ग लिखा, तो एक दफ़ा जब वो आ गया तो अब वही उसने शो करवाना है अनलेस अनटिल आप कोई नया गाना सर्च ना करो। बस ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है जी। अब हमने कौन कौन से कीवर्ड कर लिए? फाइनल, कॉन्स्टिक, स्टैटिक और सुपर कीवर्ड। जल्दी से चारों अपने अपने लैपटॉप के ऊपर कर लो इसको, और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, अब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, अब्स्ट्रक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को एक दफा डिक्लेयर कर दिया तो बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, फाइनल को कर सकते हैं एक दफा, फाइनल कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसके अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अंदर एक
एक दफा नाम दिया सैलिश, नेक्स्ट टाइम जब हम उसको करें उसके अंदर नाम चेंज कर सकते हैं। फाइनल में चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट में नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं आगे हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक मिनट वो काम कर ये वो यहाँ पे सिर्फ आप इधर आएंगे। पोली का मतलब होता है जी क्लास है ह्यूमन डॉट मैनी। क्लास का नाम है आगे फंक्शन का नाम ओए बस करो, बंद कर इसको। ये बंद ही करने हैं। पोली मीन्स होता है, पोलीमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड है। पोली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है शेप्स। ठीक है, ये भी ऊपर कंसेप्ट है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी शेप्स, मतलब एक चीज़ बहुत सारे तरीक़ों से अचीव हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे कि एक क्लास है शेप की। अब शेप बहुत तरह की हो सकती हैं, सर्कल भी, रेक्टेंगल भी और ट्राइंगल भी। सारी एट द एंड क्या बन रही हैं? शेप ही बन रही हैं, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, काम सारों का सेम है, शेप ही है सारों के, मतलब बन एंड एट द एंड शेप ही रही कोई ना कोई। जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये कि ऐसी थिंग्स जिनको आप डिफरेंट तरीक़ों से अचीव कर सको, लेकिन अप्रोच मतलब अप्रोच डिफरेंट हो लेकिन काम सबका सेम हो। आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूँ, वैसे आपको मेरे पे यकीन नहीं आएगा। ये हमने एक ह्यूमन की एक क्लास लिखी हुई है ना। ह्यूमन की क्लास के अंदर यहाँ पे मैं एक नई ह्यूमन क्लास के बाहर एक नई क्लास बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक करता हूँ बॉय। ठीक है, बॉय क्लास बना दी। बॉय क्लास के अंदर यहाँ पे एक्सटेंड्स कर देता हूँ मैं। एक्सटेंड क्या काम कर रहा होता है? ह्यूमन को। ठीक है, बहुत सादा से कंसेप्ट है। लोगों को अगर वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं या वो जब देखते हैं चीज़ों को तो उनको बड़ी टफ सी लगती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सादा सा बता दिया कि वो चीज़ जो कि बहुत सारी शक्लें रखती हो, या अगर प्रोग्रामिंग टर्म में बताएं कि अप्रोच डिफरेंट हो लेकिन काम एट द एंड सेम ही हो रहा हो, वो क्या होता है जी? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि ह्यूमन के अंदर मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ क्या? डिस्प्ले इन्फो के नाम से। ठीक है, ह्यूमन पे डिस्प्ले इन्फो के नाम से एक मैंने बनाया और यहाँ पे कर दिया क्या? दिस इज ह्यूमन डिस्प्ले, दिस इज ह्यूमन डिस्प्ले इन्फो। ठीक है जी। अब यही सेम काम जाहिर बात है बॉय का भी यही होगा। बॉय भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है ना। बॉय का भी कहने का मतलब यह है, क्यों ना दोबारा से यहां पे एक और क्या बना दिया जाए? डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, मैं आपको मतलब आसानी से करके दिखाता हूं। डिस्प्ले इन्फो, ये क्या होगा जी? डिस्प्ले इन्फो का एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया? प्रिंट दिस इज बॉय डिस्प्ले, बॉय इन्फो कर देता हूं मैं, सिंपल। ठीक है, अब मुझे एक काम क्या करना है? अब देखो ये क्या है? पेरेंट के अंदर भी सेम फंक्शन है, नाम भी सेम है, और क्या हो रहा है? फंक्शन का नाम भी सेम है, अप्रोचेस डिफरेंट है। इसके अंदर शायद सम हो रहा हो, इसके अंदर शायद माइनस हो रहा हो, लेकिन फंक्शन का नाम दोनों के अंदर सेम है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है मुझे ये बताओ पहले, इसको छोड़ो। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में कंसेप्ट कभी पढ़ा है आपने? अरसलान आपने पढ़ा होगा, अली साहब आपने पढ़ा होगा, बताओ। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कंसेप्ट जो आज आपको मैं बताऊंगा, आपने इससे भूलना नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम शेयर करते हैं। आपकी जिंदगी में आपने कई दफा ओवरलोडिंग की है, ओवरराइडिंग की है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपका क्या नाम है?
हाँ, फॉर एग्जाम्पल जाज़बा का एक रक्षा है, ठीक है, और ये जो है एक लोडर रक्षा इसके पास है, ठीक है। अब अगर मतलब वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, नाराज नहीं होना, ठीक है। तेरा की नाम है? हाँ, फॉक्स सारी बात रिक्शे पे बैठ के आना होता, जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जीएम के पास एक रक्षा है और इसके पास लोडर रक्षा है, ठीक है। लोडर रक्षा बड़ा काम होता है, बड़ा महंगा रक्षा होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लोडर रक्षे के ऊपर आपने फिक्स कर लिया है कि आपने सिर्फ किताबें ही लेके जानी है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी रेत वाली दुकान के पास जाओ ना, वहाँ पे एक स्पेशल रिक्शा वहाँ पे पक्का पड़ा होता है। आप कभी पत्थर लेने जाओ तो वहाँ पे एक स्पेशल फिक्स होता है कि उन्होंने सिर्फ पत्थर ही लेके जाना है। तो एक ही चीज़ बार बार उसके ऊपर आ रही है और एक जगह फेंकी जा रही है, पहुँचाई जा रही है, वो होते हैं ओवरराइड। मतलब फिक्स है कि इस फंक्शन में, इस रक्षे में सिर्फ यही वैल्यू ही आ सकती है, एक ही फंक्शन। ये ओवरराइड कंसेप्ट है। ओवरलोड का मतलब क्या है? रक्षा है, कोई नहीं, सवारियां बैठा ली, कदी दिल किता वेला ही बैठा सीगा, चलो मैं नूशा चक्कर ला आइए तो उतू किसी ने कहता चलो यार तू आज जा, वेला ही जा रहे हैं, तो उतू 4 गत्ते ले जा, आटे की बोरी ले जा, तो वो क्या था? ओवरलोड। फंक्शन सेम है, मतलब ये कि सफर करना एक फंक्शन है, लेकिन एक का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लेके आनी है, और दूसरा क्या है कि जड़ी शय आंदी। मतलब ये है कि ओवरराइडिंग मींस सेम नेम विद सेम पैरामीटर। लगी समझ? सेम नेम विद सेम पैरामीटर। और ओवरलोडिंग सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर डिफरेंट, नाम दोनों में सेम है, रक्षा दोनों का सेम है, चलना सेम है, लेकिन वो कुछ और भी लेके जा सकता है। ओवरलोडिंग वाला काम क्योंकि लोड कर सकता है और भी चीजें, और राइडिंग जो है वो बस एक ही चीज लेके जा सकता है। अब तो नहीं भूलोगे? हाँ, तुसी रक्षा याद कर लो, जे फिर भी भूल जाओ तो रक्षा लैके 3 दिन चला लिया जे, ठीक है, फिर नहीं भूलेगा, ठीक है। पहले तो 3 दिन चलाना ओवर राइडिंग वास्ते कि नहीं जी सिर्फ बरेत ही लैके जाई करनी है, ठीक है। तो 3 दिन जो ओवर राइडिंग का कंसैप्ट याद हो जाए तो फिर ओवरलोडिंग वास्ते तुसी कभी रेत चुक ली तो कभी कुछ चुक लिया, कभी ईटां चुक लिया तो कभी कुछ भी लैके आ गए, तो फिर ओवरलोडिंग थोड़ा। ओवरराइडिंग में ये नहीं था कि हम जो फंक्शन जो बना हुआ है हमारे पास, उसमें फिर उसको यूज करके उसमें खुद से कुछ चीजें ऐड करते हैं, उसको ओवरराइडिंग कहते हैं। मैंने आपके सामने जो फंक्शन बनाया, कौन सा बनाया? सर ये तो डिस्प्ले इनफो का। ये ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है? सर ये तो ओवरराइड होगा। ओवरराइड। आपने क्या कहा था? सर इसमें फिर उसको भी यूज करें, उसके साथ साथ हम कुछ और फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो वाली फंक्शनैलिटी तो डिफरेंट पड़ी है। सेम नाम का आप और पैरामीटर फंक्शन बना लो तो उसके अंदर आप चाहते हो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन आए। अगर वही लेके आनी तो फिर उन्होंने बनाने का फायदा की? फिर सर वो तो बना हुआ है ना। हाँ, वो इस तरह है ना, वो आप इस तरह कर सकते हो, वो इतना मसला तो नहीं है। वो आप क्या कर लो, आपके पास इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो भाई ये भी इस्तेमाल कर लो, या तो इसको कर लो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक कर लो इसको, और स्टैटिक करने के बाद एक मिनट यार, तो अगर मैं इसको स्टैटिक करता हूं तो अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं? ह्यूमन डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो इसमें क्या हो गया कि उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई इसी फंक्शन के अंदर, और इसने नहीं अपनी इंफॉर्मेशन भी रख ली। अब जब आप ओवरराइड कर रहे हैं तो एक बहुत बेहतर जो काम होता है, आप बताओ इसको कि भाई मैं फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूं। सो उसके लिए क्या करो, इसके ऊपर यहां पे @ क्या कर दो? ओवरराइड। हाँ, वो ये बना बनाया फंक्शन होगा, फंक्शन यही बना हुआ है, ये वाला जो बना हुआ ना फंक्शन, इसी को उसने दोबारा ओवरराइड करके ये वैल्यू आपको शो करवा दी है। नए काम इसके अंदर कर सकते हो। अब आपको मेरे पे यकीन नहीं होगा तब करके दिखाता हूँ मैं। एम्प्लॉय के अंदर जाके, ओवरराइड में नहीं कर सकते, ओवरलोड में। हाँ जी, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मेरा ख्याल है डार्ट में है ही नहीं। आज से 4 महीने पहले मैंने पढ़ा था कि नहीं है, अभी का मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ। खैर अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सारे कोड को मैं करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे लिखता हूँ जी var b = बॉय कर देता हूँ मैं, ठीक है, और b डॉट डिस्प्ले इन्फो कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और b डॉट डिस्प्ले इन्फो तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ये क्या कर रहा है? ये भी डिस्प्ले, ये तो गलत नहीं कर रहा है कुछ हम लोग।
इसका आई कैपिटल है, इसका आई स्मॉल है। अब ठीक हुआ मेरा ख्याल है, ये अब ठीक हो गया। अच्छा, सो बी डॉट डिस्प्ले इन्फो, ये हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो बी की इंफॉर्मेशन है वही ओवरराइड होगी। दिस इज अ ह्यूमन डिस्प्ले इन्फो। एक मिनट ज़रा मुझे चेक करना ज़रा। दिस इज ह्यूमन डिस्प्ले इन्फो और दिस इज why the method does not override an inherited method. Try updating this class to match the superclass or removing the override annotation. एक मिनट ऐसा करते हैं, एक मिनट F5 पे जाते हैं और चला के देखते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है ये। दिस इज ह्यूमन डिस्प्ले इन्फो। उसने एक नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? डिस्प्ले इन्फो में इसकी को अच्छा, ऐसा ना कर दें, ऐसा ना कर दें। बॉय किया, अब यहाँ पे लिखा क्या, ओवरराइड। द मेथड डिस्प्ले नॉट यूज फॉर द टाइप बॉय, ट्राई करेक्टिंग द नेम ऑफ अ मेथड। कहीं नेम का रोला तो नहीं है? ह्यूमन सर ऊपर वाले स्पेलिंग गलत है। एक मिनट, ये नाम है, ये नाम है और यहाँ पे नाम है। F5 पे प्रेस किया और चला के देखा तो क्या रिजल्ट आएगा? दिस इज बॉय इन्फो। अब हमने एक्सटेंड भी करके देखते हैं। एक्सटेंड्स ह्यूमन, अब चला के देखें। F5 प्रेस किया और चला के देखा, दिस इज बॉय इन्फो। ठीक है, सो आपके पास एक्चुअली में काम यही है कि आप अब अगर आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो वॉर h इक्वल टू ह्यूमन के नाम से, तो ह्यूमन की भी h डॉट डिस्प्ले इन्फो ह्यूमन का अपना होगा। फंक्शन दोनों के अंदर सेम है, अप्रोचेस फंक्शन का नाम सेम है, अप्रोचेस डिफरेंट हैं। कोई कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, कोई कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दोनों डिस्प्ले इन्फो अपने पास रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शेप एग्जांपल बताई थी, सारों की अपनी अपनी शेप्स हैं, अप्रोचेस डिफरेंट हैं, लेकिन एट द एंड शेप्स का ही काम कर रही हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? इसी तरह से अगर मैं, तो बेटा दिमाग अपना, यहाँ पे एक और क्लास बनाई फॉर एग्जांपल, क्या नाम से? गर्ल के नाम से। एक्सटेंड्स किया किससे? फॉर एग्जांपल ह्यूमन को एक्सटेंड किया। और अब यहाँ पे भी मैं क्या काम कर सकता हूँ? एक्सटेंड्स, यहाँ पे भी मैं दोबारा इसी ओवरराइडेड मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, दिस इज गर्ल इन्फो। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरराइड नहीं लगाता तो ये क्या रिजल्ट देगा? एनोटेट ओवरराइडेड मेंबर। उसने मुझे खुद कहा है कि ओवरराइड लगाओ, क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है, वो ऊपर से वैल्यूज आ रही हैं, उसमें भी वैल्यू डिफाइन है। तो अब देखता हूं मैं कि एरर आता कि नहीं आता। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो वॉर जी इक्वल टू गर्ल्स लगाते हूं, जी डॉट डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, F5 पे प्रेस किया और चला के देखा तो ये रिजल्ट तो मेरा ख्याल है देगा, दिस इज गर्ल इन्फो। रिजल्ट इसने दिया क्योंकि उसने खुद से एनोटेट करने की कोशिश की, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस और अप्रोच क्या है? अब ये वार्निंग नहीं दी उसने, ओवर रीडिंग का हमने इस्तेमाल करना ही करना है। स्टैटिक कहाँ पे? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्टैटिक का काम क्या है? ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसकी वैल्यूज को कॉल करवाना। और पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम है कि सेम नाम के मेथड पेरेंट में भी चाइल्ड्स में इस्तेमाल करते जाओ जो जो पेरेंट के अंदर इस्तेमाल थे। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, दैट्स इट। कोई सवाल? मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी क्या, यहाँ पे लगाता हूँ सुपर
डॉट डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, अब अगर हम चला के देखें, रन पे क्लिक करते हैं, दिस इज अ ह्यूमन डिस्प्ले इन्फो, दिस इज अ गर्ल डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, तो सुपर के कीवर्ड की आपको और ज़रा बेहतर समझ लगी होगी शायद अब, कि सुपर के कीवर्ड के थ्रू आप पेरेंट के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर के कीवर्ड के थ्रू मैंने कॉल करवा लिया उसको। ठीक है ना, आपको समझ कोई नहीं आ रही, और आपका दिमाग भी इस साइड पे नहीं है, आपकी शक्ल बता रही है। ठीक है, दिमाग जरा इस साइड पे रखो। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बताओ जरा। देखिए ना, दिमाग आपका था ही नहीं इधर, मुझे पता है। आप बताओ सर, मतलब एक ही काम। आपको पहले बता दूं, आपको आपका दिमाग इधर 50% था। सर मैं तो नहीं, सर एक काम को मतलब दो मुख्तलिफ तरीकों से करना, लेकिन रिजल्ट एंड पे सेम है। सुपर कीवर्ड क्या काम करता है? सर आपने शेप्स का बोला था कुछ। मनीष तुम बचो। पेरेंट की जो है वो चाइल्ड में इस्तेमाल होगा, सुपर का कीवर्ड। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन सेम होगा, यानी कि पेरेंट का और चाइल्ड का, उसमें हम, लेकिन जो चाइल्ड का होगा उसमें हम उसका अपनी इंफॉर्मेशन। बस सिंपल आपने याद करना है, सेम नेम विद सेम पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आप बताओ। सेम नेम विद सेम पैरामीटर, पैरामीटर कौन से होते हैं? ये वाले जो इसके अंदर जो वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंट एज कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। थले हर पास एरर आ गया, एरर आ गया। वो कहता है कि भाई अब दो मुझे सेम नेम विद। अब यहाँ पे भी हमें इंट एज करना, एज जो भी कर दो, एक पैरामीटर अब सारों में देना पड़ेगा। इंस्टिल अगर यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं, तो फिर भी एरर देगा। ऊपर वाला एरर खत्म कर दिया, नीचे वाला एरर फिर उसने ला के दे दिया। क्यों? मैंने बताया क्या है, सेम नेम विद सेम पैरामीटर इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। सर उसमें हम सेम मतलब फंक्शन लगा के अंदर वैल्यू अलग दे सकते हैं, है ना? वैल्यू अलग जितनी मर्जी दो, लेकिन इंटीजर अगर पैरामीटर दिया है तो इंटीजर की जो मर्जी वैल्यू हो सकती है। लेकिन सेम नेम विद सेम पैरामीटर इज कॉल्ड ओवर राइडिंग, ये भूलना नहीं चाहिए। अब तो सीफ बताओ, सेम ने ओवरराइडिंग क्या होता है? और एग्जांपल दो, ओवरराइडिंग क्या होता है? हाँ जी, कोई एग्जांपल दो रक्षे तो अलावा। बहुत सारी जगहों पे है। तुसी मोटरसाइकिल तो जानते हो, मैं नहीं किसी को बिठाना, कल ही जाना वा। वो क्या है? ओवर राइडिंग। तुसी क्या, चलो जेड़ा भी आ जाए बह जाए, बस ओवरलोडिंग। आपकी यूनिवर्सिटी की बस आप लोगों की, वो क्या है जी? ओवर राइडिंग है। उत्ते को आम सफाई नहीं पैंदी ना, तो वो ओवर राइडिंग एग्जाम्पल है। ओवरलोडिंग क्या है जी? जो मर्जी आ जाए, ठीक है जी, आने दो। हाँ जी, क्या क्या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? सेम जो ओवर राइडिंग है वो सारी पॉलीमॉर्फिज्म है।